जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे बी एच आई सी 112 यानी BH112 के लिए यूनिट 3 चैप्टर नंबर 3 आज के सेशन में हम लोग देखेंगे। इससे पहले और भी क्लासेस देख चुके हैं, यूनिट 1 को देखे, उसके बाद और ऐसे मैंने क्या किया था, बीच बीच के यूनिट्स में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था उसको मैंने कवर करवाया है। और एक बात जान लीजिए, जैसे BH112 का जो है ना, आपका BH133 और 134 में लगभग लगभग कुछ कुछ जो टॉपिक्स ऐसे हैं जो मिलता जुलता है ना। जैसे इतिहास जो होती क्या है, इतिहास तो सब में एक ही रहेगा, चाहे आप इग्नू के पढ़ो या अदर यूनिवर्सिटी के पढ़ो, इतिहास तो वही रहेगा ना। कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी बुक हो, कोई भी सब्जेक्ट कोड हो, सब में वही बताया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके इग्नू वालों के लिए भी इतिहास अलग होती है, अदर यूनिवर्सिटीज के अलग होती है, फर्स्ट ईयर वालों के लिए अलग है, सेकंड ईयर वालों के लिए अलग है। ऐसा नहीं होता है, आप सबको को पता होगा, है ना। जैसे भारत की आज़ादी अपना 1947 को अगर इग्नू बता रही है तो आपका बदर यूनिवर्सिटी भी वही बताएगा, या एक क्लास के बच्चे के लोग को भी वही बताया जाएगा, और बूढ़ा से बूढ़ा लोगों को भी वही बताया जाएगा। इतिहास इतिहास ही है, वो बदलता नहीं है करंट अफेयर्स की तरह। उम्मीद करता हूँ मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझ रहे हैं। तो मैंने क्या किया है, जैसे कि इससे पहले जो BH 133 134 की क्लासेस मैंने करवाया है पूरा फुल सिलेबस, तो उसमें से मैंने देखा कि कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स था जो इसमें इंक्लूड किया गया है। तो मैंने क्या किया, इसका एक प्लेलिस्ट बना दिया और उसमें जो भी टॉपिक्स था उसको मैंने एक प्लेलिस्ट में ऐड कर रखा है, ताकि एक साथ दो काम हो सके। मैंने इसलिए ऐसा इसलिए किया, चाहता तो मैं इसका जो भी टॉपिक्स करवाया था तो उसको दोबारा करता, लेकिन दोबारा अगर मैं कराऊं तो फिर वही हुआ ना बात। अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा कराऊं ताकि आप सबको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले, वो बड़ी बात है, ना कि एक ही चीज को बार बार दोहराऊं। समझ रहे हैं मेरी बातों को मैं क्या बोल रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे, प्लेलिस्ट में भी आप थंबनेल और टाइटल ना देखेंगे, सिर्फ टॉपिक्स को देखेंगे, क्या टॉपिक्स है। ठीक, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। तो कहा जाता है इकाई नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 में क्या कहा जाता है, दक्कन में राजनीतिक गतिविधियां और मराठों का उदय। देखिए ये यूनिट में जो है ना आपका कितना इंपॉर्टेंट है, आप प्लेलिस्ट चेक करना। ठीक है, प्लेलिस्ट चेक करने के बाद आपको जो है ना 4 से 5 वीडियोज जो सिर्फ मराठा नाम से मिलेगा आपको प्ले लिस्ट में। ठीक है, कि मराठा का उदय कैसे हुआ, मराठा में कौन कौन से छत्रपति बने, मराठा में कौन कौन से छत्रपति के बाद क्या आया, पेशवा आया, पेशवा में कौन सा पेशवा है, और किस तरह से वहां पे किन के बीच युद्ध हुआ। मैंने हैंडराइटिंग नोट्स में मैंने उसको सिंपल तरीके से बताया। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं मराठों का उद्देश्य उदय, मराठा शक्ति का सुदृढ़ीकरण, शाहजी शिवाजी, सबके बारे में मैंने डिटेल से चर्चा किया है। तो वहां से भी आप देख सकते हैं, जैसे मुगल से मराठा का संबंध है, मराठों का कैसे केंद्र प्रशासन था, कैसे प्रांतीय प्रशासन था, मैंने यानी कि A to Z लेवल का मैंने बताया। यदि उसका भी आप नोट्स तैयार कर लेते हो ना, तो आपको इतिहास में अगर मराठा से संबंधित कोई भी सवाल पूछे, आप एक भी सवाल गलत नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप वहां से ये सारे के सारे टॉपिक्स जो ना कवर कर सकते हो। ओके, और उसमें मैंने एक टॉपिक्स को नहीं कवर करवा पाया है, तो मैं इस सेशन में इसको कवर करवाऊंगा, क्योंकि ये मेरे नज़र से इम्पोर्टेंट है, तो मैं इसको लेके आ रहा हूँ आज के सेशन में। ठीक है, सबको हम लोग एक एक करके जानेंगे क्या क्या है, अहमदनगर बीजापुर सब कुछ जानेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके दक्कन के बारे में क्या है। तो सबसे पहले देखिए क्या कहा जाता है यहाँ पे, दक्कन। आप सभी यहाँ से ध्यानपूर्वक सुनिएगा और देखिएगा। ठीक है, क्या है, दक्कन बहमनी के उपरांत, यानी दक्कन जो थे वो बहमनी साम्राज्य के बाद आया हुआ था। ये इसका कथन यही है कि दक्कन जो है वो बहमनी साम्राज्य के समाप्त यानी कि पतन होने के बाद दक्कन साम्राज्य स्थापित आया। तो कहा जाता है यही बहमनी साम्राज्य धीरे धीरे विघटित हो गया। ठीक है, जैसे मैंने वही क्या कहा, बहमनी जो है बहमनी साम्राज्य से ही समाप्त हुआ, उसके बाद दक्कन आ रहा है। इसके 5 स्वतंत्र रियासतें उभरी। देखिए, जैसे बहमनी साम्राज्य था ये विघटन हो गया, पतन हो गया इनका। इनके पतन होने के बाद जो इसके आजू बाजू के जो भी क्षेत्र हैं, ये इसके नए नए 5 राज्यों का उदय हुआ। ठीक है, सॉरी 5 राज्यों का उदय हुआ, जिसमें से 5 में से कहा जाता है कि जैसे पहला आपका हो जाएगा अहमदनगर। ठीक है, बीजापुर, गोलकोंडा, बीदर और बरार, ये 5 ऐसे नए नए राज्य हैं जो इससे उभरे हुए हैं। किससे? बहमनी साम्राज्य से। ठीक है, हालांकि बीदर और बरार अपनी स्वतंत्रता के लंबे समय के नहीं रह पाया। मतलब कहा जाता है जैसे कि आपको चौथा और पांचवा में क्या था, बीदर और बरार ऐसे राज्य थे जो इसकी स्वतंत्रता के ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाया, क्योंकि ये इसका पतन होने लगा, विघटन हो गया। ओके, उसके बाद इन राज्यों में आपसी वैवाहिक संबंध भी थे, यानी कि कहा जाता है कि अहमदनगर के कुछ पुत्रियों को बीजापुर के पुत्रों से शादी कराया जाता है। ऐसा है कि दोनों, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही पुत्री पुत्रा, दोनों को पुत्र, इससे पुत्रेत्री, ऐसे मतलब कि ऐसे होता था, वैवाहिक संबंध बनाया जाता था, संधि जिसको बोलते हैं ना। अरे भाई, हम लोग संधि बनने वाले हैं, है ना, समझ रहे हो। चलो, ये कहा जाता है जो अक्सर राज्यों के मामले को जटिल बनाते थे।
ठीक है। उसके बाद कहता है 17वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में मराठा महत्वपूर्ण राजनीतिक खिलाड़ी के रूप में उभरे, जो अक्सर इन रियासतों और मुगलों के बीच संघर्ष का फायदा उठाते थे। मैंने अभी का मुगल मराठा के बारे में आप उसको देख लीजिएगा, सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे मैंने बोला था 4 से 5 सेशन, अगर मराठा का चर्चा करूँ ना मैं, तो लगभग 1 से 1.5 घंटा तक मैं बोलते रह जाऊंगा, तो जो मेरा मकसद था वो पूरा नहीं हो पाएगा, तो आप उसको देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग। सबसे पहला नगर था अहमदनगर। अहमदनगर के बारे में जानते हैं। क्या कहा जाता है, बहमनी सल्तनत से उत्पन्न होने वाले पहले राज्यों में से एक थे अहमदनगर, यानी कि बहमनी राज्य जो है इसका पतन होने के बाद उसमें से सबसे पहला राज्य था अहमदनगर, ठीक है। इस पर निजाम शाही का वंश था, निजाम शाही का इसका वंश था। और कोंकण क्षेत्र से शुरुआत करते हुए बहमनी साम्राज्य के प्रधानमंत्री मलिक हुसैन के पुत्र मलिक अहमद निजामुल मुल्क बाहरी से अलग राज्य बनाना शुरू कर किया था। इसकी शुरुआत जो थे एक कोंकण क्षेत्र हुआ करते थे, बहमनी साम्राज्य के आसपास के एक क्षेत्र थे, कोंकण क्षेत्र उसको कहा जाता था, और वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। शुरुआत होने के बाद बहमनी साम्राज्य जो उस समय जो जिसका विघटन हो गया था बहमनी का, ठीक है, उसका प्रधानमंत्री हुआ करते थे जिसका नाम था मलिक हुसैन। प्रधानमंत्री बोले तो वहां का सम्राट, ठीक है। बहमनी सम्राट जो था मलिक हुसैन थे, और उसके एक पुत्र थे जिसका नाम था मलिक अहमद निजामुल मुल्क, ओके, नजीम अहमद निजामुल। इससे जो ना एक अलग राज्य बनाना शुरू कर दिया था जिसका अहमदनगर के नाम से भी जानते हैं। और इसका क्षेत्र तटीय मैदान से लेकर खानदेश की सीमा तक फैला हुआ था। ये जो है इस तमाम क्षेत्रों का, ये तटीय क्षेत्र हो यानी मरुस्थल क्षेत्र हो, उसके बाद खानदेश सीमा तक इसका सब कुछ लगभग फैला हुआ था, ठीक है। उसी प्रकार का जिसमें उत्तर में पूना से लेकर दक्षिण में सेलापुर तथा दौलताबाद प्रसिद्ध किला था, यानी कि अहमदनगर के आजू बाजू में जो ना उत्तर में क्या था, पूना था, और दक्षिण में सोलापुर था, ठीक है, तथा दौलताबाद भी इसमें प्रसिद्ध था, ओके। उसके बाद पड़ोसी राज्य के साथ टकराए एक नियति विशेषता थी। 1511 ईस्वी में बीजापुर में अहमदनगर से सेलापुर को छीन लिया गया। 1511 में क्या हुआ था, बीजापुर ने क्या किया था, अहमदनगर से जो है सोलापुर को छीन लिया। देखिए 5 राज्य थे, अहमदनगर, बीजापुर, बोला, ये सब जो ना क्या हुआ था, इन दोनों के बीच थोड़ा सा टकराहट होने लगी, बीजापुर और अहमदनगर। और 1511 ईस्वी में इन दोनों के बीच क्या हुआ था, दोनों के बीच जो हाथापाई हुई, युद्ध हुई, तो इससे हुआ कि बीजापुर ने क्या किया था, अहमदनगर से सोलापुर को छीन लिया, ठीक है। उसी प्रकार 1565 ईस्वी में बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर शासकों ने एक साथ मिलकर विजयनगर में राम राजा को हराया था। यानी विजयनगर साम्राज्य था 1336 ईस्वी में आया हुआ था हरिहर और बुक्का के द्वारा। तो उसमें क्या हुआ था, ये तीनों मिलकर बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर, ये तीनों मिलकर क्या हुआ था, विजयनगर पर जो हमला किया था और इससे राम राजा को हराया था। उस समय यहाँ का शासक हुआ करता था। और मैं ऐसे जो कर रहा हूँ ये ठीक है या नहीं है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। आप जो मैं इसे जो मेरे मार्कर देख रहे हो, इसको आप समझ रहे हो, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ओके। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, अगर सही लगे तो ठीक है, नहीं तो चेंज कर देंगे अगला सेशन से। इस बीच हुसैन निजाम शाह ने अपनी बेटी का चांद बीबी की शादी आदिल शाह से करवा दी, जो बीजापुर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपनी स्थिति को मजबूत किया था। अभी मैंने बताया था क्या, एक दूसरे के साथ समधी बनते थे, तो अपने शासक जो है अपने पुत्रों को या पुत्रियों की दूसरे राज्यों के सरकार के बेटा या बेटी से शादी करवाया था। और कहा जाता है 1565 ईस्वी में अपने पिता हुसैन का उत्तराधिकारी बना, और अपनी स्थिति को मजबूत करने के बाद 1588 ईस्वी में बराक को अपने राज्य में मिला लिया। यानी 1565 ईस्वी में शादी किया, और उसके 1588 में उसने अपने पिता के जो है ना, यानी कि पिता का पद ग्रहण किया, यानी शासक बन गया। इस तरह से उन्होंने क्या किया, यानी कि 1588 ईस्वी में जो ना एक राज्य थे, कौन, बरार और बीदर जो थे, वो चौथा पांचवा जो राज्य थे उसको जो है अपने राज्य में मिला लिया, ठीक है। उसी प्रकार दुर्भाग्य से उसके बेटे हुसैन ने 1588 में उसकी हत्या कर दी, लेकिन जल्द ही 1589 में हुसैन की भी हत्या कर दी गई, यानी कि हुसैन का भी हत्या हो गया और बेरार की जो राज्य थे उसको भी हत्या कर दिया, मतलब दोनों की हत्या हो गई। और चांद बीबी जो विधवा थी, यानी चांद बीबी के जो पति जो थे उसको तो हत्या कर दिया गया, है ना। उसके बाद वो विधवा हो गई। इसने क्या था, चांद बीबी ने क्या किया, बहादुर को गद्दी पर बैठने में मदद की। बहादुर जो थे उसको गद्दी पर बैठने के लिए मदद की, और लेकिन राज्य की बागडोर अपने हाथों में रखी। हालांकि राजा जो थे बहादुर थे, लेकिन सारे के सारे चीजें जो थे चांद बीबी ही संभाली करती थी। और इस बीच अकबर के शासन काल के मुगलों ने दक्कन के मामलों में रुचि लेना शुरू कर दिया। उस समय जो ना मुगल सम्राट कौन थे, अकबर थे। अकबर क्या कहते, उसके शासन काल में जो है मुगल के जो दक्कन क्षेत्र के जो भी दक्कन क्षेत्र में जो भी चीजें होती थी उसमें अकबर के शासनकाल मुगलों के ने इस पर जो भागीदार रुचि लेने लगे, ठीक है। और अहमदनगर जिस पर चांद बीबी का शासन था, यानी कि अहमदनगर का जो है ना अभी
शासक कौन थे? चांद बीबी। हालांकि नाम के बहादुर थे, लेकिन सारा काम चांद बीबी ही संभाला करती थी। हालांकि चांद बीबी ने मुगलों को बरार सौंप दिया। यानी क्या हुआ था, इन हस्तक्षेप जब करने लगा था मुगल, तो चांद बीबी ने क्या किया था, उसको जो ना बरार सौंप दिया था, जो चौथा पौचमा राज्य था, ठीक है, उसको सौंप दिया। लेकिन अकबर अहमदनगर राज्य में और विस्तार चाहता था। अकबर जो चाहता था कि अहमदनगर में मेरा ज्यादा से ज्यादा विस्तार हो, सिर्फ बरार से मुझे काम ना चलने वाला है, मुझे अहमदनगर भी चाहिए, है ना। और वो इस तरह से चांद बीबी ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। इन दोनों के बीच चांद बीबी और अकबर के बीच लड़ाई भी लड़ी। देखिए, आपको पूछा भी जा सकता है कि अहमदनगर और मुगलों के बीच कैसा संबंध था, इस तरह से आप संबंध दर्शा सकते हो, ठीक है, उसी प्रकार का था। लेकिन अंततः अहमदनगर को मुगलों को सौंपने को फैसला किया गया। देखिए, अकबर कहाँ और ये चांद बीबी सब कहाँ, तो इस तरह से ऐसा हुआ कि इसको सौंपना पड़ा, ठीक है। और जिस कारण अहमदनगर के कुलीन क्रोधित हो गए, वहां के जो भी कुलीन थे, मजदूर वर्ग लोग थे, वो क्रोधित हो गए, गुस्सा हो गए, चांद बीबी को मार डाला। इस तरह से क्या किया, चांद बीबी को ही मार डाला, उत्तरी। और कहा था, परंतु अहमदनगर को मुगलों से नहीं बचा सके, परंतु अहमदनगर को जो है ना मुगलों से नहीं बचा सके। अकबर कहाँ, ये सब कहाँ, आपको भी पता है ना। उसके बाद हालांकि अहमदनगर पर कब्जा करने से रियासत का अंत नहीं हुआ, और बाद में मलिक अंबर के सक्षम नेतृत्व में हम निजामशाही वंश के अस्थायी पुनर्स्थान को देखते हैं, ठीक है। इसके तुरंत बाद मलिक अंबर मुर्तजा निजाम उल शाह की हत्या कर दी गई, जो शासक थे, ठीक है, उसको भी हत्या कर दी गई, और अपने बेटे ही उसको शासक बना दिया। उसका जो बेटा अगला अपने ही बेटे को शासक बना दिया। और जहांगीर के शासनकाल के दौरान मुगल दबाव जारी रहा, लेकिन मुगल सिंहासन पर शाहजहां के आने के साथ ही निर्णायक मोड़ आ गया। शाहजहां जब राजकुमार खुर्रम था, तब उसने अहमदनगर की सेना को हराया था और अहमदनगर के और किला बलावाड़ पर कब्जा कर लिया था, जिसे जल्द ही मलिक अबर के नाम से पुनः प्राप्त कर लिया था। क्या हुआ था, जैसे कि पहले अकबर था, अकबर के बाद क्या होता, जहांगीर भी था। जहांगीर के भी शासनकाल में वही हुआ था, अहमदनगर पर भी वो इसी तरह से हस्तक्षेप किया जाता था, उसी तरह से शासन किया जाता था। और लेकिन उसके बाद जो शाहजहां जब से आए, तो इसका जो ना साथ जो ना निर्णायक मोड़ से मुड़ गया, ठीक है। उसमें क्या हुआ था, जहाँ शाहजहां क्या किया था, देखिए, शाहजहां जो जब वहां का राजकुमार था, खुर्रम था, ठीक है, राजकुमार कौन था, खुर्रम, कहाँ का, अहमदनगर का। तब अहमदनगर की सेना को हराया था। शाहजहां और अहमदनगर के बीच युद्ध हुआ था, और अहमदनगर इस समय हार गया था, और अहमदनगर के किले और बलागार पर भी कब्जा कर लिया। इस तरह से मुगलों ने उस पर जो अहमदनगर पर काफी हस्तक्षेप भी किया था, ठीक है। इस तरह से बातें निहित है, कही गई है, और जिसे जल्द ही मलिक अंबर ने पुनः प्राप्त कर लिया, ठीक। हालांकि मलिक अंबर की मृत्यु के बाद मराठों ने अहमदनगर के मामलों को नियंत्रित करना शुरू कर दिया, ओके। और मराठा का भी उद्भव इस तरह से अहमदनगर पर नियंत्रण होने लगा, और अंत में शाहजहां ने क्षेत्रीय सत्ता संघर्षों का लाभ उठाते हुए अहमदनगर के खिलाफ बीजापुर और गोलकुंडा के शासकों के साथ समझौता करने लगा। ये अहमदनगर और बीजापुर और गोलकुंडा जो दूसरा और तीसरा राज्य थे, इसके शासकों के साथ समझौता करने लगा। उसके 1636 ईस्वी में एक संधि के साथ ये क्या हुआ, जल्द ही औरंगजेब की सूबेदारी यहाँ उम्मीद थी कि बीजापुर मराठा सरदार शाहजी को मुगल अधीनता से लाने में मदद करेगा, ठीक है। उसी प्रकार का जल्द ही औरंगजेब की सूबेदारी में उदयगिर और ओसा के किले मुगलों में स्थापित में आ गए। देखिए, सिंपल तरीके से मैं आपको अहमदनगर के बारे में बताता हूँ। अहमदनगर क्या हुआ था, अहमदनगर ये बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद अहमदनगर आया। अहमदनगर के आने के बाद जो है इसमें एक शासक थी, शासक मतलब कि उस शासक की तो हत्या कर दिया गया, तो उसकी पत्नी उसकी पत्नी जो थी आपका चांद बीबी, ठीक है। चांद बीबी ने क्या हुआ था, चांद बीबी की सहायता से जो ना बहादुर को यहाँ का शासक बनाया गया था, लेकिन वो नाम का गद्दी पर बैठा हुआ था, लेकिन सारा का सारा कारोबार जो है चांद बीबी ही संभाला करती थी। इस तरह से क्या हुआ था, अकबर ने भी अहमदनगर पर इस पर रुचि लगा और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करने लगा। और इसी बीच क्या हुआ, अकबर का महान शासक, और अकबर का हर चीज में विजय हुई। अकबर के बाद जब जहांगीर आए, जहांगीर ने भी अहमदनगर पर हस्तक्षेप किया। जहांगीर के बाद शाहजहां भी आए, शाहजहां भी जो है ना इस तरह से उस पर हस्तक्षेप किया। और इस तरह से शाहजहां ने क्या किया था, अहमदनगर के अलावा जो 2 राज्य और थे, इसके शत्रु जो थे, कौन कौन, बीजापुर और गोलकुंडा, उसके जो शासक हुआ करते थे उससे समझौता कर लिए थे। और इसमें एक संधि भी हुआ था 1636 ईस्वी में। यह संधि में उम्मीद था कि जो बीजापुर जो थे, वो सेकंड स्थान पर जो राज्य था, वो बीजापुर जो मराठा सरदार, एक जो सरदार था शाहजी, उसको और मुगल अधीन के में लाने में मदद कर रहा था। ये संधि में यही हुआ था, और अहमदनगर में ये हुआ था, ठीक है। और हम लोग अब नेक्स्ट राज्य में जाते हैं, जिसका नाम है बीजापुर, ठीक है। देखिए, बीजापुर और गोलकुंडा ये 3 महत्वपूर्ण है, हम लोग तीनों को जानेंगे, ठीक है।
और इसमें बीजापुर क्या कहता था, 1490 में बीजापुर के बहमनी साम्राज्य से उसके एक सूबेदार यूसुफ आदिल शाह ने अलग किया था। यानी कि ये ध्यान रखिएगा, आप ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। 1440 ईस्वी में क्या हुआ था, बीजापुर को बहमनी साम्राज्य से उसके एक सूबेदार जिसका नाम था यूसुफ आदिल शाह ने अलग किया था। यानी कि अब बीजापुर का जो स्थापक कौन किया था, स्थापना कौन किया था, यूसुफ आदिल शाह कब किया था, 1440 ईस्वी में। किससे अलग हुआ था, बीजापुर को अलग कराया था बहमनी साम्राज्य से, ठीक है। इसके बाद इसलिए इसे आदिल शाह राजवंश के रूप में भी जाना जाने लगा। बीजापुर को जो हम लोग आदिल शाह राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एक होता है ना जो शासक जिसका उद्देश्य, एक होता है ना जैसे कि जिसका स्थापना करवाया वो अपने नाम पे ही उसका सब कुछ चलता है, ठीक है।